चीज को समझेंगे, बस हम इतना ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखिए, हम पढ़ाई लोग क्या करेंगे? इसके पहले किरचॉफ्स करंट लॉ को देखे थे, ठीक है। और ये देखिए आपका ये करंट लॉ याद होगा, वोल्टेज लॉ याद होगा, है ना। हाँ, अब उसके बाद आपका कुछ कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला कहता है इफ, आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो गया ना। नहीं सर, नहीं। हाँ, अब हुआ। स्क्रीन शेयर में हुआ ना। अब देखा सर। चलो, तो देखिए क्या कहता है कि इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड इन n टाइम्स, ये सारे आपके जो है ना सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है। n टाइम्स किसी वायर को खींच करके लंबा कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अगर किसी रेजिस्टेंस को उसके लेंथ के हम n टाइम्स ज्यादा खींच लेंगे, मतलब 1 मीटर का होगा, उसको हम 5 मीटर कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स बढ़ जाएगा। मेरा बात समझ गया, यस। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट का है कि आर इक्वल टू रो एल बाई, ठीक ना। यस। ठीक, चलिए, क्योंकि जो आपका क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल और ए, तो क्या होगा ये आपका, अगर इसको कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा। मेरा बात समझे। यस चलो सर। नेक्स्ट कहता है इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट its radius is reduced 1/nth time, then resistance will be increased by n के पावर 4 times, ठीक। will decreases n के पावर -4 times if radius of increases n times। जब भी क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे n स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम लेंथ को घटा देंगे, उसको दबा करके इस तरीके से उसका लेंथ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/n टाइम्स छोटा कर देंगे उसका ओरिजिनल लेंथ से, तो उसके रेजिस्टेंस जो होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, कितने टाइम्स, n के पावर 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक। सर अगर फिर से और n बोलिए के क्या बोल। पावर, अगर कोई भी रजिस्टर है, ये देखिए रजिस्टर, इसका ओरिजिनल लेंथ ये था, उसको हम किसी तरीके से दबा उबा करके क्या कर दिए, इसको इतने पार्ट में कर दिए, मतलब उसका क्या हो गया, जो भी पार्ट था, मतलब मान लीजिए कि 4 मीटर का था, इसको हम 4 पार्ट कर दिए, 1/4 पार्ट कर दिए, ठीक। इसका ओरिजिनल लेंथ को हम घटा करके क्या कर दिए, छोटा कर दिए, ठीक। तो जैसे ही इसके लेंथ को हम क्या कर दिए, लेंथ को 1/4 टाइम कर दिए, जब भी लेंथ 1/4 टाइम हो गया तो सेम इसी समय इसका जो इसका जो आपका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस पे भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही अगर हम 1/n टाइम कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो n के पावर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, और अगर हम उसको 1/n के जगह पे क्या करेंगे, n टाइम्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, n के पावर 4 टाइम्स घट जाएगा। सेम कहानी, इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पर जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस को याद रखिएगा, रेजिस्टेंस से इफेक्ट, और सबका कहानी यही है, आर इक्वल टू रो सर बाई एल में। 1/n हाँ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, n/4 जैसे ही आप किसी के, हाँ, घट जाएगा। लेंथ के पार्ट को घटा दो, जैसे सिंपल समझो कि कोई वायर है, अब उस वायर को तुम छोटा करना चाहती हो, तो छोटा करोगी तो वायर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल बात है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको कुछ पार्ट छोटा कर दे रहे हो, तो जितना पार्ट से आप छोटा कर रहे हो उसी का क्या हो जाएगा, n के पावर 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। और अगर हम उसको क्या करेंगे, खींच करके n टाइम्स कर देंगे, दूसरा 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कुछ भी आप कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस जितना टाइम्स करोगे उसके पावर 4 जो होगा वो उसके क्या हो जाएगा, उतना रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि यहाँ बढ़ेगा 1/n में बढ़ेगा तो n में क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेरा बात समझे कि अगर किसी का यस। को खींच करके बड़ा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका रेजिस्टेंस पावर 4 टाइम्स घट जाता है।
किसी के रेजिस्टेंस को हम घटा देते हैं, लेंथ को घटा देंगे जितने टाइम्स, उतना ही क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है और हिट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन हिट क्वेश्चन है, कई साल पूछता है ये सब, आज भी पूछता, पहले ही पूछता था। कहता है टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे सीरीज में आप करोगे तो क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, V1 V2 अलग अलग तरह क्या होगा, वोल्टेज का डिवीजन होगा। तो जैसे वोल्टेज का डिवीजन होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काहे कि क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जैसे ही क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, जुड़ते चला जाता है, सम हो जाता है। लेकिन जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, उतना बटा में ना प्लस होता है, इसलिए क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। जितना ही बड़ा वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का कहानी क्या होता है, वो चीज घट जाता है, उसके रेजिस्टेंस में क्या होता है, घट जाता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वे सब क्या होते हैं, आपस में जुट करके बड़ा हो जाता है। सही है? यस सर। चलिए, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से क्या करना है, हमको सारे क्वेश्चंस को बनाना है। ये सब थ्योरी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वे सब इसी पर रहते हैं और आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे कहता है टू गेट द मिनिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी बताया 1 हो जाता है। एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर। अभी बताएं कि 1 हो जाता है, 1/R1 1/R2 हो जाता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी हम बताएं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगला कहता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर एज इट इज पॉसिबल दैट फॉर एन एलिमेंट। तो ओम्स लॉ के लिए क्या क्या कहानी है, तो ओम्स लॉ के लिए कहानी है कि पहला भी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। कहाँ पर ये नहीं होता है, हाँ फर्स्ट V डिपेंड्स ऑन I नॉन लिनियरली। मतलब आप जब वैक्यूम ट्यूब के अंदर में करंट को भेजते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं ना। एक इक्वेशन, एक ये भी था, क्या कहते हैं, गोल्ड आपका एक्सपेरिमेंट, उस पे क्या था कि गोल्ड का फाइल था, ये देखिए गोल्ड का फाइल ऐसे जो था, ये आपका गोल्ड का फाइल था, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ से सोर्स से है ना, यहाँ से अल्फा रे भेजा जाता था और इसको इसको जाने का केमिस्ट्री में था ना, केमिस्ट्री में यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसका सेम कहानी यही वाला, ठीक वहीं से ही कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि आपका भी डिपेंड्स ऑन आई नॉन लिनियरली। मतलब क्या होगा, ऐसे जस्ट बढ़ते चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट का वैल्यू सडनली बढ़ना शुरू हो जाएगा, नॉन लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक, सेकंड कहानी क्या कहता है कि रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V फॉर सेम वैल्यू। आपको हम कल बताए थे फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस डायोड में। डायोड मतलब क्या हुआ, पीएन जंक्शन है ना, डायोड का मतलब क्या होता है, पीएन जंक्शन। ठीक, तो जो डायोड होते हैं जिसमें क्या होंगे, पी और एन जंक्शन होगा, बाकी क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, है ना, क्या होगा इसको, तो ये वाला बाकी हम बता चुके हैं कि भैया ये प्लस ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाता है, हाँ तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, ये एक्टिव मोड हो जाता है। फॉरवर्ड बाइस जो होता है एक्टिव, सर फॉरवर्ड में प्लस से माइनस जाता है, रिवर्स में माइनस से प्लस जाता है, यही ना। हाँ, मतलब कि जो P मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, निगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस, है ना। तो फॉरवर्ड बाइस जैसा ही होता है, ये क्या काम करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है।
एम्पलीफायर की तरफ वर्क करता है। मतलब इनपुट दोगे इतना छोटा तो आउटपुट हो जाएगा इतना बड़ा, दैट इज एम्पलीफायर। ठीक, हम बोलते हैं छोट हल्के हल्के, लेकिन माइक क्या करता है उसको बढ़ा देता है, काफी दूर तक पहुंचा देता है लाउड स्पीकर के द्वारा। एम्पलीफायर वहाँ होता है हाँ, एम्पलीफायर एक मशीन लगा होता है, माइक। ठीक, तो अगर फॉरवर्ड बायस रहेगा तो वो एम्पलीफायर की तरफ वर्क करेगा। कौन? डायोड। ठीक, क्योंकि डायोड भी क्या होता है, स्विचिंग एलिमेंट होता है, ऑन या ऑफ होता है। ठीक, तो जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड कर दोगे तो वो ऑन बायस हो जाएगा। हाँ बोलो। ये माइक में एम्पलीफायर होता है तो? हाँ, माइक जो होते हैं ना, माइक के साथ देखिएगा आप, जो भी आप कॉलर वाला माइक लो चाहे हाथ पे पकड़ने वाला माइक लो, ये सारा माइक क्या होता है, ये सारा वायर से कनेक्टेड होता है, एक बड़ा सा मशीन से क्या होता है, यही एम्पलीफायर में लगा रहता है, एंटीना। ठीक, और यहाँ से निकलता है कहाँ, लाउड स्पीकर में, तो इसी को एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक, अगर इसको आप जो साइनसॉइडल वेव दिए हो ना, उससे ज्यादा क्या दे देगा, आउटपुट क्या दे देगा, काफी ज्यादा दे देगा, मतलब एम्पलीफाई करके दे देगा। दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम यही है, उसके एम्पलीट्यूड के वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मेरा बात समझे? यस। ठीक, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। जब कोई फॉरवर्ड बायस होगा तब ऐसा होगा, और जब अगर बैक मतलब कि रिवर्स बायस का अगर बात करते, तो रिवर्स बायस में क्या होगा कि ये हमारा डायोड है, और अगर P है और ये N है, इसको हम क्या कर दिए, हम इसको उल्टा जोड़ दिए। ये देखिए उल्टा जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, मतलब डायोड जो हो जाएगा, उसी में आपको एक कहानी है, मतलब इसलिए डराने के लिए नहीं बोल रहा है, उसमें क्या कहानी है, पिंच ऑफ कंडीशंस। ठीक है, पिंच ऑफ कंडीशंस ये होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बोले थे, ये नाम हम नहीं लिए थे सिर्फ। उसमें क्या होता है, उसमें जो जो कहानी आपको हम बताए थे वही कहानी होता है। जैसे देख लेते हैं पिंच ऑफ कंडीशन में क्या होता है। पिंच ऑफ कंडीशन में होता है कि जैसे ही अब करंट ऐसे जाएगा, निगेटिव से प्लस जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, रीजन डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाय फोर्सली इसको ड्रिफ्ट करेगा। ठीक, इसको पिन अप कर रहा है ना, पिंच कर रहा है ना, इसी को पिंच ऑफ कंडीशंस कहते हैं। कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक्स का अगर लेयर बढ़ते चला जाएगा, विड्थ बढ़ते चला जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशंस। और जितना ज्यादा तुम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाओगे, उतना ज्यादा इसका क्या होगा, एरिया बढ़ते चला जाएगा, और इसको ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, इस नहीं करंट क्या होगा सर, पिंच ऑफ का वो ये लेंथ बढ़ेगा ना, तो हाँ, जब लेंथ ये विड्थ जब होगा डाइलेक्ट्रिक्स का, ये जो जहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो नेचर है, मतलब कि यहाँ पर कंबाइंड हो गया, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों कंबाइंड हो गया, तो कंबाइंड होकर क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। तो न्यूट्रल में करंट नहीं जाता है, ये जो घेरा हुआ है क्या है, न्यूट्रल है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को जाना होगा, ये करंट भेजेगा कि जैवे करो, तो क्या होगा, इसको पेनिट्रेट करके जाएगा। तो पेनिट्रेट करके जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन। और जितना ज्यादा हम सोचेंगे कि और वोल्टेज बढ़ा दें ताकि पेनिट्रेट करे, तो जितना तो वोल्टेज बढ़ाओगे और ज्यादा क्या होगा, ये रीजन बढ़ते चला जाएगा। यानी ये डायोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, करंट को नहीं ले जाएगा। दैट इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पिंच ऑफ कंडीशन होता है। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस में जो होता है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, डायोड काम करना बंद कर देगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशंस होते हैं फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के। और डायोड क्या फंक्शन करता है, ये बात आपको हो गया कि डायोड जो होता है वो आपके हमेशा क्या काम करता है, तो डायोड हमेशा आपके स्विचिंग एलिमेंट का काम करता है। ठीक, कि किस समय आपको एम्पलीफायर की तरफ वर्क करना है, किस समय स्विचिंग एलिमेंट का काम करना है, तो ये आपके डायोड का फंक्शन होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक बार यहाँ। तो यहाँ हम देख रहे थे क्या, कि वही बात आपको बताया कि जब फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस डायोड होगा। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज और आई डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। अभी आपको बताए थे ना कि भाई अगर रिवर्स कर देंगे, यानी कि वोल्टेज के साइन को चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
और अगर प्लस को प्लस माइनस से माइनस करेंगे तो साइन को जब सेम सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके साइन पर डिपेंड करता है, वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करता है कि वो रिवर्स होगा कि फॉरवर्ड होगा, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा। मेरा बात समझे क्या? यस सर। है ना? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, फिर दोबारा तुमको, अब ये सबको तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में तो फिर आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या होता है, स्विचिंग एलिमेंट क्या होता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, किस कंडीशन में होगा, वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कहता है द रिलेशन बिटवीन द वी एंड आई इज नॉन यूनिक, दैट इज फॉर द सेम आई देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी। कहता है कि एक भी के लिए, है ना, अगर मान लेते हैं कि कई सारा वोल्टेज सेम हो रहा है तब भी करंट क्या होगा, सेम होगा। कैसे, अभी आपको हम ग्राफ बताए। जो अपडेट कहाँ हो रहा है, स्लो क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है, रुको रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, तब डाउनलोड ले रहा है। सर बोल रहे थे क्या, थोड़ा सा आपको पीछे से रिवाइज करवा देते। कौन चैप्टर? जो आप पढ़ा है, एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ना, थोड़ा सा हमको भी लगेगा कि कैसे हमको पढ़ते सकते हैं, कितना है क्या है, बस यही सब। ये सिर्फ मेरा इलेक्ट्रिक सारा वाला, रिवीजन। क्या सर? इलेक्ट्रिक का। नहीं, आप जितना हमको पढ़ा है ना सर, वो सब का बोल रहा है। जितना अभी तक पढ़ा है सबका तो थोड़ा रिवीजन सर। रिवीजन करवा देंगे, पहले सिलेबस तो पहले थोड़ा सा हो, आगे बढ़े। जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने तो रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा पार्ट अभी रखा हुआ है बाबू, तो रिवीजन करवा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने तो रिवीजन एक बार करवा देंगे अभी तक, ठीक है। सर इसी में थोड़ा ऐसे और 1 घंटा वैसे, क्या? 1 घंटा करवा। नहीं तो पर सर डे आप ये भी, हाँ वो बोल रहे थे एग्जाम आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि फिजिक्स का एक एग्जाम भी कब है क्वेश्चन नहीं आपका? है। एग्जाम कब है 12 आपका? का, 12 को। इस 12 को हाँ सितंबर को? हाँ अ, आपका 12 वाला एग्जाम है? सर, हम 12th का एग्जाम दे चुके हैं, नीट का एग्जाम किस है। चीज का एग्जाम, नहीं समझ पा रहे, आवाज थोड़ा कट रहा है बाबू। सर हम 12th का एग्जाम दे चुके हैं, नीट का एग्जाम देंगे। अच्छा, इस 12 को नीट का एग्जाम है? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं हमको आवाज थोड़ा सा कट गया, हम नहीं समझ पाए, नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो आपको हम करवा देंगे, ठीक है। आज अभी है ना, तभी हम आपको जब 12 सर तक समझ आपको, में, अच्छा ठीक है, हम करवा देंगे। सर आपको जब भी टाइम मिले, आधा घंटा अच्छा करीब, तो आप लोग कॉल कीजिएगा, तो हम कर अच्छा देते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरे और पास समय मिलेगा हम आपको। जितना भी एग्जाम का सर्कुलर वगैरह में, हम्म, वो सब आप वो सब हम खुद बना के ट्राई करेंगे, ठीक है, हम खुद बनाएंगे सब चीज को। अच्छा ठीक है। और आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, बस आप मेरे से रोज क्वेश्चन पूछिएगा, तो हमको पता चलेगा ना कि इससे क्या क्वेश्चन निकलेगा, क्या कैसे, क्या आपको पता है, इसी कारण बोल रहे थे। अच्छा ठीक हाँ, आप मेरे से रोज क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो हमको लगेगा कि हाँ, मुझे हमको लग रहा है कि हम कुछ पढ़े हुए पेज का भी 2-3 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है बाबू, करवा देंगे हम, समय निकाल के ना आपको कॉल करके बता देंगे। हमको पहले बताती तो हम संडे वनडे को अरेंज और करते। तुमको तो हम बोलते हैं कभी कभी कि अभी आधा घंटा और बोले थे कि आधा घंटा और पढ़ाते।
बोले सर ठीक है। थोड़ा इसका अच्छा ठीक है, हम करवा दें। नहीं, एग्जाम बिल्कुल दो, ठीक है, और जो पढ़ चुके हो उसमें अच्छे से तैयारी कर लो, बस मेन बात ये है। और जो नहीं पढ़े हैं उस पर दिमाग नहीं लगाना है, मेरा क्या होगा, वो बनाएंगे नहीं बनेगा, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना। बस दिमाग यही लगाना है कि जो हम पढ़े हैं, जो अच्छे से आता है, वो क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। बाकी सिलेबस तो अभी आपका किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ होगा। नहीं सर, अभी किसी में नहीं हुआ। हाँ, तो टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेना है कि इस बार नीट निकले ऐसा भी नहीं लेना है, ठीक है। सर हमको ठीक है, तो मतलब ना ये हमेशा, हाँ, हमेशा दिमाग में ये बात रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना, आपको एग्जामिनेशन से सीखना है कि क्या क्या कमी होता है, क्या हमें नहीं आता है, कैसे क्या करना, ठीक है। इसको ये मत लेके चलना है तुम सिलेबस पे नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये कभी मत लेके चलना भाई कि सर मेरा ये नहीं हुआ, हम बहुत डिप्रेशन में चले गए, हम नहीं पढ़ पाए, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं, ठीक है। हमेशा क्या करना है, हमेशा ये सोचना है। तो टेंशन नहीं है, हमको अगली बार देना है अच्छे वाला, जब मेरा सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल। हो जाएगा हर चीज तब। बस इस बार हम दे रहे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम दे रहे कि हमको कुछ कुछ हमें मिले, एक्सपीरियंस मिले, कैसे क्या करना नहीं करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। हमको पता है अगले बार तो मेरा सब कुछ कंप्लीट डिवीजन रहेगा, अगले बार हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हमको इतना विश्वास हो गया है सर कि अब हमको टीचर सब बिल्कुल। अच्छे मिल चुके हैं। बस हमको फिजिक्स चलो है, अच्छा। हमको फिजिक्स का डर था, इसी कारण नहीं हो सकता, बस फिजिक्स का कारण। टीचर ही बेहतर नहीं मिला था तो क्या कर सकते, लेकिन अब हमको कोई लगता है बात सब कुछ। कोई बात नहीं, मतलब कि हम लोग तो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी आपका हो जाए, ठीक है। बस तुम इस बार को यही रखना कि जो आप पढ़े हो अभी तक जिस भी सब्जेक्ट में, उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दूसरा बात कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कितने दायरे में आते हैं, और हम मेरा तैयारी उस चैप्टर में जो पढ़े उसमें कहाँ छूट गया, क्या चीज और अच्छा हो सकता था जो नहीं हो पा रहा है, इस बात को ये बात रख लीजिएगा। दूसरा, अगला टाइमिंग का किस तरीके से अरेंज किया जाता है, क्वेश्चंस को शिफ्ट कैसे किया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कितना कितना समय में हम रखे हैं इसको बनाने के लिए, वो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमेशा ये एग्जामिनेशन में जाने से पहले क्वेश्चन बैंक उलट लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का बहुत कुछ जो जो चैप्टर पढ़े वो तो समझ में आएगा, वो तो होगा, वो कर लीजिएगा। बाकी हम जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करवा देंगे, आपका 9 तारीख के पहले हम करवा देंगे। और कुछ मेरी तरफ से? नहीं सर, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। चलिए ठीक, आप पहले बोलते पर तो सर हम पहले। क्वेश्चन नहीं लगा रहे इसमें क्या अच्छा कोई नहीं, सर, बायो बायो वाला के यहाँ जा रही है? उसका भी नहीं लगा रहे, उस पर लगा नहीं रहे क्वेश्चन वगैरह, पूरा एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ रहे, गो थ्रू जाए। नहीं पढ़िए, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िए, अभी क्वेश्चंस के साथ आइए, क्योंकि 9 तारीख को ज़्यादा समय नहीं है, सब लेके बैठ जाओगे तो पढ़ भी नहीं पाओगी। उससे अच्छा ये है कि अभी के समय में जो आप पढ़े हो, आपके पास नोट्स है, वो आपका अपना बना हुआ है, उसमें अपना पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसको देख लो। क्योंकि अभी आपके पास मुश्किल से 10-12 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 7 दिन इधर हो गया और 9 उधर, 7 मतलब 15 दिन समझो। तो 15 दिन में आपका कोई भी एनसीईआरटी फुलफिल होगा नहीं। अगर एनसीईआरटी अगर एक सब्जेक्ट का कर लोगे 15 दिन में तो हो सकता है, सब सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट एनसीईआरटी से होगा नहीं 15 दिन में, ठीक, क्यों? क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हुआ है, तो उसको कम से कम उससे होता है ना, जो कम से कम अगर पूरा कंप्लीट पढ़ चुका है, 1 से 2 बार रिवीजन कर चुका है, उसके बाद एग्जामिनेशन में अब क्या करना है, उसको एनसीईआरटी में सब लाइन बाय लाइन उसको किया हुआ है कि कौन कौन मेन बात है उसमें अंडरलाइन करके हम रखे हुए हैं, तब आप रिवीजन कर सकते हो। 15 दिन में क्या हो, तो 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। लेकिन अगर अब वो लाइनिंग वाइज नहीं किया हुआ है, पूरा का पूरा किताब पढ़ना वाला बात है, तो वो नहीं हो पाएगा 15 दिन।
और वो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उससे अच्छा ये है कि अभी का समय में जो 15 दिन बचा है, जो आपके पास नोट्स है हर एक सब्जेक्ट का जो आप पढ़े हैं उसको अच्छे से तैयार कर लो और उसके पैरेलली क्वेश्चन बैंक जो है उस चैप्टर का लगा लो क्वेश्चन। बस एनसीईआरटी एग्जामिनेशन के बाद पढ़ना। मेरा बात समझे क्या? यस सर, समझ गए। हाँ, क्योंकि उसमें ना फिर लास्ट समय एग्जामिनेशन समय ना जो उस चीज सीखोगे इस एग्जामिनेशन में वो नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई टेंशन में रहेगा कि मेरा इन्हें पढ़े उन्हें पढ़े, एनसीईआरटी देखो खत्म नहीं कर पाए, ये तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्रस्ट्रेशन में चले गए। ठीक है, सर तो वो नहीं करना। बोलिए। सर बोल रहे तो बायो वाली क्लास छोड़ दे क्या, शाम को जाना? देखिए ये डिसीजन आपका लेना है बाबू, डिसीजन ये टीचर नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपको कितना फायदा हो रहा है उस दवा से ये आप जान रहे हो, टीचर दूसरा नहीं जान रहे ना। क्योंकि कंपटीशन में बैठना आपको है, आपका कितना पोर्शन खत्म हुआ है ये आप जानो, उसके बाद आपके टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं ये आप समझो। उससे बेहतर अगर घर में आप कर सकते हो तो ठीक है। सर टाइम भी तो कम है ना मेरे पास, अगर उनका पढ़ाने चक्कर में रहे तो ऐसे ही मैं 1 घंटा तो मेरा या 1.5 घंटा ऐसे बर्बाद जाता है। हाँ तो वो तो ये तो वही ना कह रहे हैं कि आप एक बार समझ लीजिए। सर उससे तो हम खुद ही आधा चैप्टर पढ़ चुके, जो सर हमको पढ़ाते उसका आधा हम खुद पढ़ लिए प्लांट वाला बैठ के। तो अच्छी बात है, तो वो अगर एफिशिएंसी आपका खुद अच्छा है तो दी बेस्ट है। क्योंकि लास्ट तो आता है सेल्फ स्टडी पर ही बात। कितना भी आप पढ़ लो, टीचर से नोट्स खरीद लो, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, लास्ट सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी से अच्छा हो रहा है और जब खुद लग रहा है कि नहीं क्लासेस से कोचिंग से उस सब्जेक्ट में वहाँ पे अच्छा पकड़ है मेरा, तो अच्छा है, बेनिफिट हो रहा है तो वो सही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी में तो अच्छा है, आप उसको रिवीजन करना है तो कीजिए। और कुछ ऐसा पोर्शन है, क्योंकि अभी ना ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं मत लगाओ, ज़्यादा रिवीजन पे दिमाग लगाओ। ठीक है, नया चीज़ अभी सीखने पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, ज़्यादा रिवीजन पे दिमाग लगाओ। जो सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी आपका हो चुका होगा लगभग पोर्शन, तो उसके लिए कह रहे हैं। अब फिजिक्स में भी अगर 15 दिन तुम नहीं पढ़ोगे और इसमें रिवीजन में लगाओगे तो फिर फिजिक्स तुम्हारा फिर आगे छूट जाएगा। और क्योंकि तुम इतना लेट में ज्वाइन किए और इतना बड़ा पोर्शन रखा हुआ पूरा सब कुछ तो रखा हुआ है, तो इसलिए आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा जो आप खुद कर सकते हैं उसको खुद से कीजिए, और जो क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट में दिक्कत है, उसको अच्छा है कि आप तैयार कीजिए, है ना। बाकी क्वेश्चन बैंक है, हो गया है जो सब्जेक्ट उसके साथ क्वेश्चन बैंक लगाइए। नोट्स है आपके पास, नोट्स पढ़िए, कम से कम ये तो होगा ना कि हाँ। सर हम मेरा ये कहना है ना, केमिस्ट्री का क्लास रखते हैं, मतलब कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक चल रहा है तो कुछ कुछ जो रिवीजन हो रहा है हर चीज का, वो ठीक है मेरे लिए। और फिजिक्स वाला, बायो का क्या है कि अगर हम बायो क्लास जाते हैं सिर्फ 4 बजे, 4:30 जाते हैं, तो वहां पे जाते हैं तो आधा घंटा आपको ऐसे बैठना पड़ता है। और सर हमको प्लांट का पढ़ाएंगे, वो हम आधा खुद ही पढ़ लिए उसको, आधा आधा हम खुद हाँ पढ़ तो लिए। उसमें तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और सर जितना हम पढ़ लिए एक दिन में, जितना हम पढ़ लिए, हमको सर लगा उतना 3 दिन में हमको वहां तक पहुंचाते हैं। तो कम से कम एग्जाम तक वहां नहीं जाते हैं, हाँ उस टाइम को खुद से करेंगे, इससे बोल रहे थे। हाँ, अच्छा है तब ठीक है। वही बोल रहे थे हम। हाँ हमेशा डिसीजन खुद का लो। ठीक है, सर डिसीजन वही कभी सोच भी रहे किसी हैं। का हाँ मत लेना। बायो क्लास जाते 4:30 बजे, आपका छुट्टी तो 3:30 4:30 में हो जाते हैं। सर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं 5 5:30 तक पढ़ाते हैं। और फिर एक और आता 6:30 बजे, फिर 7:30 पे छुट्टी देते हैं। तो इतना करने से क्या मतलब, 15 दिन के बाद ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम्म, उस चीज को हम खुद सही है। पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं।
नहीं ठीक है, और अच्छा। हमको पता है कि मेरे सर हमको कितना रिवीजन करवा देंगे, हमको यही पता है। हम्म, चलिए ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए आगे कहता है इन जनरल कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन देयर द मेटल। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी किसी भी एलॉय का हमेशा उसके मेटल से अधिक होता है। काहे होता है तो ये आप भी जानते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। क्या नया बात नहीं है कि सर कोई भी रेजिस्टिविटी जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। और मटेरियल जो है वह मटेरियल एक से नहीं बना हुआ है। एलॉय तो एक से तो बनेगा नहीं, वो तो कई चीज से मिलकर बनेगा। तो कई चीज से जैसे ही मिलकर बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें अगर दो ही एलिमेंट से मिलकर बना है, दो ही मेटल से मिलकर बना है, दो ही मेटल का वह एलॉय है, तो क्या होगा, एक मेटल का रेजिस्टेंस होगा, वो दूसरे मेटल का रेजिस्टेंस होगा, तो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अकेला जो मेटल होगा उसका रेजिस्टेंस से तो एलॉय का हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा उसमें मेटल्स हो। सेकंड कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको क्या होगा, सेकंड में है कि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन देयर प्योर मेटल्स। तो भाई ये भी सही बात है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होंगे वो एलॉय का लोअर होगा मेटल। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है आपको बताए थे, R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस लेमडा एल 1 प्लस इंटू डेल थीटा। ठीक, मेरा लिखने वाला मैं अभी तक ऑन नहीं हुआ, कंप्यूटर जो है ना कुछ अपडेट कर रहा है अंदर, बड़ा स्लो चल रहा है। काहे ठीक हुआ क्या, स्लो काहे चल रहा है? चलो अब चलने लगा, कभी कभी कुछ रेस। चलो तो अगला क्या कहता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन द मेटल्स। तो यानी आपको बताए थे R बराबर R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, कहता है तो इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है। ठीक, अल्फा को कहता है। तो कहता है क्या कि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन द किसका, प्योर मेटल्स। बिल्कुल होगा भाई, प्योर मेटल्स में जो होगा उसका एक ही जैसा ना रहेगा, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या उसका टेम्परेचर होगा और कितना उसमें फ्लक्चुएशन होगा, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कई सारे मेटल जैसे Fe हो जाएगा, उसमें कॉपर को आप मिला दोगे तो भैया इसका भी होगा और इसका भी होगा। इसका हमेशा क्या होगा, हमेशा किस पर इफेक्ट होगा, फ्लक्चुएशन किसके वजह से होगा, तो भैया ये दोनों के वजह से होगा। तो इसका भी अपना अलग होगा, इसका भी अपना अलग होगा, तो कंबाइंडली हो जाएगा। तो कंबाइंडली होने के बाद क्या हो जाएगा, हमेशा हम क्या करते हैं, एक चीज होता है डोपिंग। डोपिंग शायद नहीं बताया, बता देता। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग का मतलब ये होता है, वो आपके इसमें पढ़ना है, ठीक है, आपको मॉडर्न में थोड़ा सा पढ़ना है। तो डोपिंग क्या होता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर्स होता है ना, तो सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरल वे में होता है उसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। ठीक, और इम्प्योरिटी को मिला करके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। फिर से बोल देते हैं, जो सेमीकंडक्टर नेचुरल सेमीकंडक्टर है, वो नेचुरल सेमीकंडक्टर में कुछ हम बाहर से इम्प्योरिटी को मिलाए हैं और इम्प्योरिटी को मिला करके उसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ाएं। ठीक, तो हमेशा डोपिंग जो होता है वो कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, इसीलिए डोपिंग बनता ही है। एक को जो पहला वाला एलिमेंट होता है प्योर मेटल जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस सुनते जाना, इसको बाद में कान लगा के सुन लेना वीडियो में कोई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या हुआ, जिसको हम प्योर मेटल्स कहते हैं। तो प्योर मेटल जो होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उस प्योर, जैसे सिलिकॉन आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या कर दिए, कुछ हम बाहर से इम्प्योरिटी मिला दिए और इम्प्योरिटी मिलने के बाद
वो सेमीकंडक्टर अब कुछ कंडक्शन, उसकी कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। जैसे ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई तो अब वो क्या होगा, वो अब एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। पहले था इंट्रेंजिक, INTRIC इंट्रेंजिक, अब हो जाएगा एक्सट्रेंजिक, EXTRINC। तो इंट्रेंजिक जो होगा वो प्योर होगा, और एक्सट्रेंजिक जो होगा जब इम्प्योरिटी को उसके साथ मिलाए तब की कंडीशंस क्या होगा, तब की कंडीशन एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर हो गया। और एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर हम लोग जानबूझकर बनाते हैं इम्प्योरिटी को मिला करके, ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, बढ़ जाए। तो सेमीकंडक्टर के अंदर यही चीज जो होता है दैट इज कॉल्ड डोप। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच any intrinsic conductor to added any external alloy or external materials by which the conductivity of a semiconductor is increases, and this whole process is called doping. क्लियर हो गया? यस सर। है ना? तो डोपिंग क्या होता है ये आप समझ गए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आप समझ गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझ गए। ठीक, तो इस तरीके से कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि घर का जो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ऊपर से पानी, नमक, गोबर ये सब डाल के क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें हम डोपिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, कोई भी जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, तो जो भी प्योर सेमीकंडक्टर है, इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्या इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, और उसके बाद अब जो बन गया मटेरियल, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई तो अब क्या हो गया, इसको हम कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी कंडक्टर का गुण को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी बाहर से ला करके ऐड करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। और डोपिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम सेमीकंडक्टर को स्विच कर सकते हैं, मतलब उसको नॉन कंडक्टर से कंडक्टर की तरफ उसको हम ले जा सकते हैं। यही प्रोसेस आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर का प्रोसेस होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। यही तो कहानी सर यहाँ पर। हाँ बोलिए। तो सर डोपिंग होता है, उसमें मिलावट नहीं होता है। डोपिंग का मतलब ही होता है मिलावट, प्योर चीज में मिला देना, घी में डालडा को मिला देना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो घी था सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी को मिला दिए, और मिलाकर क्या किए, कंडक्टिविटी को बढ़ा दिए, तो कंडक्टर की तरफ। सिलिकॉन जर्मेनियम है। हाँ, सिलिकॉन जर्मेनियम जो था वो प्योर सबस्टेंस था, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये देखिए प्योर था ये, ठीक, प्योर में बाहर से क्या किए, हम कुछ इम्प्योरिटी को मिलाए, इम्प्योरिटी को मिलाने के कारण क्या हो गया, अब वो डालडा और घी मिल करके एक ऐसा चीज बना जो लंबा समय तक जल सकता है, लंबा समय तक काम कर सकता है। दिया जो है घी से जलाएंगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। उसमें क्या किए, डालडा फेंट करके जला दिए तो देखे कि लंबा समय तक जलबो किया, पैसों कम लगा। ठीक, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर चूंकि क्या होता है, इसमें करंट तो जाता नहीं है, तो करंट जाता नहीं है तो क्या करते हैं, उसको करंट ले जाना है, ले जाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम इम्प्योरिटी को मिला देंगे, इम्प्योरिटी मिल जाएगा तो क्या होगा, अब वो कंडक्टर की तरफ वर्क करने लगेगा। यही प्रोसेस क्या होता है, डोपिंग होता है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका ये हो गया प्योर मटेरियल, आपको बता दिए क्या होता है। ठीक, आपका रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन कंडक्टर डिक्रीजेस,
विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो याद रखिएगा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो नॉन कंडक्टर का आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। और कंडक्टर का जैसे जैसे हम क्या करेंगे, उसको मेटल्स की मात्रा में रेजिस्टेंस की वैल्यू को, यानी रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल की बात करें कि मेटल में जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, यानी रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हम फिलामेंट में जो मेटल होता है उसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे करंट को बढ़ाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, करंट बढ़ता है। बोलिए सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अब सर ठीक है, नॉन देखिए मेटल का घटता है यही ना? हाँ बस बस, नॉन मेटल में जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। अरे भाई घर में जो हम लोग फिलामेंट लगाते हैं, जो फिलामेंट हैलोजन लगाते हैं शादी में, उसमें क्या होता है, जैसे ही करंट को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जबकि नॉन मेटल में क्या होता है, घट जाता है। इसी का बस सिंपल है। आपको पिछला बार हम बताए भी थे हैलोजन का कितना बार एग्जांपल दिए। यस, क्लियर है ना? ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में हूबहू हैं। ठीक, और बहुत ही क्वेश्चंस है, उस सबको हम क्या करें, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, इसको आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में आपके सामने रख दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज ग्रेटर देन मेटल बाय द फैक्टर ऑफ इतना। ठीक, बस हमको ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर जो होता है वो ज्यादा होता है मेटल से। तो होबे करेगा भैया, इंसुलेटर होता है मतलब नॉन कंडक्टर होता है, उसमें करंट क्या होगा, नहीं जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल बात है, किससे, मेटल से। लेकिन मेटल कम, क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें करंट फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसमें कौन सा बड़ा बात है। क्लियर है? चलिए तो चले हूँ आगे। सर चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, कहता है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। क्या बड़का बात हो गया, या दोनों के बीच में जितना वोल्टेज है वोल्टेज का कहानी हो जाएगा, और जितना करंट है करंट का कहानी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज का बात कर लेते हैं। ध्यान में सुनिएगा, ये है करंट बजा रहा है एन एस एन है, ठीक ना। तो करंट बा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। ये देखिए करंट बा जाना चाहिए क्योंकि प्लस से निकलना चाहिए, तो हाँ प्लस से निकल रहा है। देखिए डायरेक्शन ये आई का ऐसे जा रहा है, यानी करंट से जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस ले लेंगे। अब यहाँ देखिए निगेटिव में से करंट जा रहा है बाहर, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या समझे कि आपका रेस जो वोल्टेज है वो यहाँ 12 में से 8 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, यदि आपका ये क्या हो गया, वोल्टेज का कहानी हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो आप 1 वाले से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 × I हो जाएगा। ठीक, फिर 1 के बाद आगे बढ़ेंगे किस में, 9 वाले में बढ़ेंगे, तो 9 × I हो जाएगा, और फिर यहाँ से बढ़ जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 2 × I हो जाएगा। एक तरफ वोल्टेज, दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ भी वोल्टेज। क्यों, क्योंकि ये I × R क्या होता है, ये तो होता है V = I है, ये भी क्या हो गया, I × R क्या हो गया, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये क्या हो गया, KVL हो गया, किरचॉफ से वोल्टेज लगा। ठीक, तो दोनों को सॉल्व कर दिए, वहां से I निकाल दिए, कौन सा बड़ा बात होगी। मेरा बात समझे क्या? यस सर। हाँ, तो हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शंस क्या है बाबू। ठीक है, तो जो डायरेक्शंस है वही डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, काम होगा। मतलब प्लस से वोल्टेज सोर्स है तो करंट निकलना चाहिए, तो करंट निकल रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं निकल रहा है तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट
पी एंड क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पी और क्यू तो नहीं पता हमको, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का आप क्या होगा, घटेगा। तो भैया एक पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कहता है पी एंड क्यू, तो यहाँ पी और यहाँ क्यू, और कहता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। तो बीच में है कौन, बीच में बेचारा ये है 9 वाला, पी और क्यू के बीच में है कौन, पी और क्यू के बीच में 9। आपको हम बोले थे कि ज्यादा लंबा दूरी से क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करंट को फॉलो करता है। तो पी और यहाँ देखिए पी वाला जो पोटेंशियल वीपी है, तो यहाँ पर भी आ सकता है वीपी, और यहाँ वी क्यू जो है पोटेंशियल, वो यहाँ भी आ सकता है इस पॉइंट वी। तो पी और क्यू के बीच में कौन सा हो गया, आपके 9 ओम हो जाएगा। तो ये आपका 9 रेजिस्टेंस आई इंटू क्या हो जाएगा, आई, तो यानी क्या हो जाएगा, आई इंटू आर किसके बराबर होता है, भी के बराबर होता है, और वी पी माइनस वी क्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी क्यू माइनस Vp माइनस वी क्यू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 9 इंटू आई का वैल्यू अभी आप निकाले थे सॉल्व करके। तो उससे Vp माइनस वी क्यू दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। सर मेरा बात, हाँ अब ये Vp तो हम समझ गए, Vp होगा ये 1, ये 9, Vp 1 और 9 ओम है, तो उसको मल्टीप्लाई किए हैं दोनों को। हाँ, जैसे यहाँ देखिए ये P है ना भैया, ये P तो बीच में तो कहीं से जा कोई रुकेगा नहीं, तो ये यहाँ आ गया P, और ये क्या है, Q है, तो ये बीच में तो वायरे तो है, ये भी Q हो गया। वायर का रेजिस्टेंस तो क्या होता है, 0 लेके चलता है कोई भी क्वेश्चन में। तो यहाँ बोलो चाहे यहाँ पे आ जाओ, देखिए तुम यहीं रहो ना, तब यहीं रखो, क्या दिक्कत होगी। कोई रजिस्टर में वायर लगा हुआ पी क्यू, तो पी क्यू के बीच का इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वीपी, और इधर वाला क्या हो जाएगा, वी क्यू। तो वीपी माइनस वी क्यू के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो वीपी माइनस वी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो हो गया V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। तो I का वैल्यू I है, हम निकाल चुके हैं 1/3, यहाँ I की जगह पे रख देंगे, और R की जगह पे क्या बोलता है 9, क्योंकि P और Q के बीच में कौन है 9, I R बराबर V हो गया। V माइनस वी क्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 1/3, तो 9 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, से गुना होगा 9 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरा बात समझे? यस सर। चलो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन। अब यही चीज आगे जाकर हार्ड होगा, तो शुरू से नहीं क्लास करेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो हम क्या करेंगे, कोई बोल के पिला सकते हैं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। तो भैया ये तरवा को इन्ने नोच दो, तरवा को इन्ने कर लो, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये तरवा को जैसे ही यहाँ पर लेके आएंगे तब पता चलेगा, अच्छा यानी कि ई सब जो है ना आपस में, यहाँ देखिए यहाँ से शुरू होगा और यहाँ आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या होगा, ये तरवा को आप 3 और 2 को जोड़ करके यहाँ 5 ला दो, तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो 5 रेजिस्टेंस, तो 5 इंटू आई है ना। तो आप क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि सर ये 3 और 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स हो गया जो 2 भी हो गया, और वो दोनों के बीच में क्या हो गया, ये आपका देखिए ऊपर 5 हो गया। ऊपर लिखो नीचे लिखो, क्या जाता है, वायर तो है, वायर को नहीं कर दो, फिर इन्हें क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस ये 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी कहानी वही होगी, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 8। आप ऊपर में ले जाओ, इसको ऊपर में ऐसे बना लो, क्या जाता है उससे क्या मतलब। ठीक, तो आप इसका क्या हो जाएगा वोल्ट भी, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, V आपके पास है, R है, तो ये वाला का I निकल जाएगा, मान लीजिए I2 हो गया। सेम कहानी यहाँ पे I आप निकाल लीजिएगा, V बराबर IR से, यहाँ पर आपका इसका I1 निकल जाएगा। सिंपल बात है, आप इसका I2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले का हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V बराबर IR होता है सर। तो V का वोल्ट वैल्यू कितना है भैया, तो V का वैल्यू है सर 4, I का वैल्यू पता नहीं, और R का वैल्यू कितना है सर 8। ठीक, इस वाले को हम I2 मान रहे हैं, तो I2 का मान क्या हो जाएगा भैया, I2 का मान आपका हो जाएगा 4/8 यानी कि आधा 0.5 एम्पियर। देखिए आ गया,
I2 का मान 5। सही है, यस सर। सिंपल। भैया इस वाले का निकालना है, I1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या दिक्कत है। V बराबर IR, V बराबर I इंटू आर, I1 तो V का वैल्यू कितना है 2 है, और I का वैल्यू पता नहीं, I इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 2/5 बराबर I1, तो क्या हो जाएगा आपको 1/5 का वैल्यू कितना होता है 0.2, तो 0.4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा I1 का वैल्यू हो जाएगा। और एक बताए थे ना कि 1/5 क्या होता है 0.2 होता है, 1/4 कितना 0.25 होता है, सब बता चुके हैं ना। अभी तब गया क्या, चलो तब गया। चलिए तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से हम समझ गए क्या कि 1/5 इक्वल टू 0.2, तो 2/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ से हमारा ये निकल गया। अरे यार अब दब गया तो हट, आपको दिक्कत है। तो यहाँ से क्या निकल गया तुम्हारा I2 निकल गया, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया I1 निकल गया। अब ये दोनों की मदद से आप समझ गए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस निकाल सकते हैं आराम से। देखिए हम फिर आगे वाला को हम बता देते हैं, ये तो आप समझ गए, सेम कहानी। अब क्या हो गया, ये वाला का हम कहानी निकाल दिए, ये वाले का हम निकाल लिए। अब हमको बोलता है ए और बी के बीच में, ये और ए के बीच में बोलता है क्या, कहता है कि गिव द फॉलोइंग सर्किट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए। तो दोनों का हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं। एक का निकल गया आपका क्या 0.5 करंट निकल गया, दूसरे का भी आपको हम करंट निकाले थे 0.4 जस्ट निकाले थे। ठीक, तो अब दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो V बराबर क्या होता है IR होता है। इस कंडीशन से क्या होगा कि आपका यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और ये वाला B होगा, ये दोनों का बीच का क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो VA माइनस VB निकालना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिए ये A है ना, इस A को हम यहाँ कह दे चाहे यहाँ कह दे, बीच में यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कर दो। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का करोगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ इसमें करंट क्या I1 है और 3 ओम है, तो 3 इंटू क्या होगा I1 चलेगा। तो यहाँ पर बोलो तो ये क्या हो जाएगा VA के बराबर हो जाएगा। और VB बराबर निकालना चाहते हो भाई, तो ये आपका B है, यहाँ पर B आएगा तो इसमें खाएगा 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, इस वाले सर्किट में क्या है I2, IT से गुना कर दो। ऊपर वाला में करोगे I1 तो 0.4 लाए थे, और नीचे वाले में करोगे तो क्या आप कितना लाए थे 0.5 लाए थे, तो 0.3 इंटू 0.5 हो गया। देखिए 3 इंटू 0.4 और इंटू 3 इंटू 0.5, और एगो क्या है बीच में चेंजेज है प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो माइनस। सबको आपस में जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 0.3। तो हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन से हम I1 का वैल्यू निकाले, इस वाले इक्वेशन से हम I2 का वैल्यू निकाले। I1 I2 निकालने के बाद हम A और B का पोटेंशियल में देख रहे थे, एक रजिस्टर ये आ रहा था, इस रजिस्टर का अलग निकाले, ये आ रहा था VB के लिए, इसके रजिस्टर अलग अलग निकाले, और बीच में ये आ रहा था, तीनों को आपस में जोड़ घटाओ जो डिफरेंस साइन के अनुसार करना है। क्या बाबू, तो 3 ही क्यों लिए, 2 और 5 भी तो ले सकते थे ना। 2 और 5 ले सकते थे, मतलब 3 सर, 3 कैसे लिए, ये वाला ये वाला ये वाला 3। अरे भैया नहीं समझिए, नहीं समझिए, तुम्हारा कहना है ना सर कि हम ये 3 काहे लिए, हम 2 काहे लिए, इन्हें कहना है। तो भैया सिंपल समझो ना, यहाँ अगर 2 लेंगे तो बीच में एक और पोटेंशियल वाला आ जाएगा ना, तो सिंपल ये वाला यहाँ पोटेंशियल पहुंच जाएगा, यहाँ तो आप पचरा में फंस जाएंगे ना। यहाँ जो आएगा उसमें से फिर इसको जोड़ घटाव करेंगे तब आएगा यहाँ पोटेंशियल, यहाँ तो डायरेक्ट है ना भैया, जो यहाँ है इसका इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हटा दो, वही हमारा वोल्टेज यहाँ हो जाएगा। सिंपल, हमारा जो B है B से डायरेक्ट यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। वायर में हमेशा क्या होता है बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब भी होगा तो कोई एक्टिव सोर्स या तो होगा या तो क्या होगा इनएक्टिव सोर्स होगा, मतलब आपके पैसिव सोर्स है, जो पैसिव सोर्सेज में वोल्टेज खाएगा
और ये क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आपस में सीरीज है, ये भी बोलो चाहे ये बोलो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा भाई तो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि बीच में तो खाने वाला है नहीं कोई, तो यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर डायरेक्ट वायर रहता तो जो बी में होता वही होता, लेकिन यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस खा रहा है और सीरीज में है, इसका मतलब जो खाएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। इसलिए हम 3 वाले को लिए, इधर घूम करके नहीं लिए, या इधर घूम करके हम नहीं लिए। मेरा बात समझे क्या? यस सिंपल है। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, 1-2 बार अगर हो तो जब रिवीजन में आप वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, आपको चीजें फिर आसान हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब आप खुद से रिवीजन करने लगे, देखिए यहाँ पर इंटू छूटा था, यहाँ पे इंटू छूटा था, यहाँ पे इंटू छूटा था, तो रिवीजन में जब आप कीजिएगा तो वहां पर आपको दिख जाएगा, वीडियो में समझ जाइएगा। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्वेश्चन जो है ये बेसिक्स क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन एकदम हूबहू आते हैं। क्वेश्चन बैंक उलट लीजिएगा, दिख जाएगा। बाकी का कहानी आपको पता है कि कहता है एक वायर का आपका क्या है, रो दिया हुआ है, कहता है इसका डायमीटर 2 मीटर, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे 1 मीटर। A piece of same material is connected of the diameter AB of the resistance between A and B। तो भाई क्या हो गया, हम R इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, रो L बाई A पर। तो कहता है आपका, देखिए यहाँ A और B के बीच में ये आपका R1 इस जगह पे R2 हो गया, और इस जगह पे R3। ठीक, तो हाफ हाफ कटेगा, तो हाफ जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, पाई आर हो गया, और नीचे वाला हाफ जो हो गया उसका हो गया पाई आर, दोनों मिलकर 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का पाई आर और फिर यहाँ से यहाँ तक का पाई आर, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो कहता है कि ये रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, इज ट्यून्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ये आपका रेडियस 1 मीटर हो गया। एक पीस ऑफ सेम मटेरियल इज कनेक्टेड इन डायमीटर ए बी, ए और बी के बीच में एक सेम, ये देखो एक ऐसा मटेरियल है जो पाई आर का है, और एक दूसरा मटेरियल है, ऊपर वाला पहला मटेरियल है, नीचे वाला दूसरा मटेरियल। ठीक, तो कहता है कि ऊपर वाले का जो है उसका 2 मीटर है, ऑफ द सेम ऑफ द मटेरियल। ऊपर वाला जो रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल मतलब क्या होगा, जो इसका रेजिस्टिविटी होगा वही रेजिस्टिविटी सेकंड मटेरियल का भी होगा। तो ए पीस ऑफ सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी दोनों का सेम, इज कनेक्टेड इन डायमीटर ए बी, इस तरीके से कनेक्टेड आपका डायमीटर ए बी पे है। Then find the distance। क्या बाबू? सर आपका पूरा बात नहीं आता, बस कुछ सुनाई पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अच्छा रुको, हम कट के फिर से हम आते हैं, लाइन पे रहो, लाइन पे रहो। सर इधर बहुत बारिश हुई है, इसी कारण हमको लगता है मौसम खराब। हाँ हो सकता है, बारिश तो हुई है, हमारे तरफ भी हुई है, लेकिन मेरे तरफ तो नेट चल रहा है, वाईफाई के सामने ही बैठे हुए, मेरे तरफ नेट तो अच्छे से चल रहा है। क्या बाबू? हम ही कट के आते हैं, आइए।
सर आवाज जा रहा है बाबू? यस सर। चलिए, तो क्या छोटी? यस सर, आवाज आ रही। आ रहा, पूरा वोल्टेज में आ रहा है। चलो, तो देखो, कहता है कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टिविटी एक ऊपर वाले का, और एक जो आपका सेमी आपका सर्किल हो गया उसका आपके नीचे वाले पोर्शन, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। तो ऊपर वाले का पाई आर और नीचे वाले का पाई आर, जिस कारण से चूंकि कहता है यहाँ पर सेम मटेरियल होना चाहिए, तो सेम मटेरियल होगा तो जितना अपर वाले का सर होगा सेम सेम क्या होगा आपके लोअर वाले का भी होगा, तो रेजिस्टिविटी तो क्या होगा? दोनों का सेम हो जाएगा, है ना? रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम हो जाएगा। चलिए, तो रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हमको 2-3 बात निकल के आया। क्या क्या बात निकल के आया? कि भैया पहला वाला जो है उसका डायमीटर 1 है, तो जो पहले वाला का है वही तो नीचे वाला भी सेम है, इसका भी नीचे वाला का भी क्या हो जाएगा? डायमीटर आपका 2 हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहाँ रो जो है अपर मटेरियल के लिए भी सेम है और नीचे वाले रो के मटेरियल के लिए भी सेम है। तो हम देख पाते हैं कि जो आपका ये वायर ऑफ, अब जिससे मतलब है उसी को पकड़ के चलना, फिर से बोल देता है। देखो, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, आर का वैल्यू तुम्हारा 1 दिया हुआ है, और कहता है पीस ऑफ सेम मटेरियल इज कनेक्टेड इन डायमीटर ए बी। दोनों एक ऐसा सेम मटेरियल क्या करते हैं? डायमीटर के अनुसार लगा देते हैं। तो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी, तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो R इक्वल टू रो इंटू एल, R इक्वल टू रो इंटू एल, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एरिया से कोई मतलब नहीं दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिससे मतलब है उसी को लेके चलेंगे, तो क्या है? रो इंटू एल के बीच में, तो R, या हम ये कहें कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू एल। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 का वैल्यू आपका पाई इंटू 10 के पावर 6, क्योंकि पाई आपका क्या हो गया? ये देखिए, पाई इंटू आर, तो आपका इसका आर कितना वैल्यू है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू क्या हो जाएगा? 1। यही ना आपका लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्या है? आधा वाला, आधा वाला 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। तो पाई आर इंटू आर कितना है? 1 मीटर है, तो क्या हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं क्या छोटी? सर हाँ, 1 जो है वो रेडियस है क्या? हाँ, रेडियस 1 है छोटी। तो यहाँ पर आप करोगे पाई आर, तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा? पाई ना हो जाएगा। यस सर। और यही ना लेंथ है बाबू, ये जो पाई है यही ना लेंथ है, आधा वाला, यही ना लेंथ हो जाएगा, यानी कि हम पाई बराबर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। मेरा बात समझो? यस सर, पाई है। क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा? पूरा टोटल 2 पाई आर, उसका आधा क्या हो जाएगा? पाई आर, और यहाँ आर का वैल्यू 1 है, यानी कि जो लेंथवा हो गया पहला कंडक्टर का वो कितना हो गया? एल, यानी कि पाई के बराबर हो गया। पाई इंटू 1 बराबर पाई, और ये क्या हो गया? लेंथ के बराबर हो गया। आप समझे बाबू? यस सर। तो जो लेंथ हो गया वो पाई हो गया, तो जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया? पाई हो गया। और रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 6 आई इंटू पाई हो गया, जो R1 के बराबर हो जाएगा। मेरा बात समझे? यस सर। चलो, सेकंड बात कहता है कि आपको यहाँ से डायमीटर के अकॉर्डिंग जाना है, तो R2 जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। या एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया क्या? ये वाला। तो चलिए, यहाँ पर है कि यही वाला को 2 मान रहा है, इस वाले को 3 मान रहा है, तो आप मान लो क्या जाता है, इस वाले को आप मान लो 2, है ना, इस वाले को हम मान लेते हैं, तो इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो। चलिए, तो अगर हम बात कर लेते हैं इस वाले का, तो जैसे ई पाई आर और सी भी क्या हो जाएगा? पाई आर।
तो पाई आर, तो यानी कि पाई इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा पाई क्या एल, जैसे ऊपर में एल था वैसे नीचे वाला एल हो जाएगा। ये हमारा R3 के बराबर है। और R2 जो हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का बीच में हो जाएगा। तो 2 इंटू आर, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू रो यानी कितना -3 है। क्या है? 3 तरह का मटेरियल्स है। 3 तरह का मटेरियल्स क्या है? एक हो गया ऊपर वाला सर्किल, दूसरा हो गया नीचे वाला सर्किल, और तीसरा हो गया सीधे सीधे ए और बी वाला सर्किल। ठीक, सीधे सीधे लाइन। 3 मटेरियल है और तीनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो कहता है कि टोटल हमको बताओ कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। मेरा बात आप समझे क्या? यस सर। है ना? तो टोटल बोलता है कि उसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा भैया। तो क्या दिक्कत है? एक वाला हो गया ऊपर वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये क्या हो जाएगा पाई आर। तो पाई 1 क्या हो जाएगा पाई के बराबर, और यही तो आपका एल है। फिर अगला सेम के लिए ये जो आपका क्या हो जाएगा, यही एल है, ये भी क्या हो जाएगा पाई आर। तो आपका ये जो पाई इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ये भी आपका क्या है एल है। एक आपका ये ऊपर वाला को आप R1 मान लो, इस वाले को वाले को R1 माना है, इस वाले को R2 माना, और इस वाले को क्या माना R3 माना। तो जितना होगा R1 उतना होगा R3, जितना होगा R1 उतना होगा R3 का है कि लेंथ आपका पाई, अभी आप निकाल लो यहाँ भी यहाँ भी। तो लेंथ जो हो जाएगा वो आपके पाई और इंटू रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ। ये आपका R1 हो गया। सेम कहानी R2 हो गया। और दूसरे वाले यहाँ से यहाँ तक का बोलता है कितना कि 2R होना चाहिए। एक R हो जाएगा 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू। मेरा बात समझे क्या? यस सर। तो भैया ये तीनों है ना, ये तीनों है आपका, ये R1 R2 R3। R1 R2 R3 क्या हो गया पैरेलल हो गया। आप ऐसे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो, ये देखो ऐसे बोलो, आप गोल बोलो चाहे ऐसे बोलो। मेरा बात समझे क्या? यस सर। क्या हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। सॉल्व कर दो। मेरा बात समझे क्या? यस सर। सिंपल। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा बारीकी से समझना होता है, थोड़ा सा बात समझना होता है क्या ये बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है एक बार R1 का ये वैल्यू है तो तरीके से R3 का वैल्यू, और बीच में से A भी गया वो R3 का वैल्यू है। R1 R2 R3 तीनों का रेजिस्टेंस हमको मटेरियल सेम बोल रहा है तो आपका रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा। आपका एक का बोल रहा है, इसका रेडियस बोल रहा है क्या 1 ले लो, इसको ले लो 2 और हाँ बोलो। ये जो है 8 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ देखो ना 2R दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 2 डायमीटर है ना। तो यहाँ इसका रेडियस 1 हो गया, तो 1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है नहीं 2 हो जाएगा। क्लियर है? ना, तो वही ना नीचे में आ गया 2, ये वाला ना आया 2 यहाँ पे। क्लियर है? यस। चलिए, तो चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझते चलिए और फिर मजा आएगा। क्वेश्चंस को हमेशा इस तरीके से पढ़ो जो तुमको हमेशा के लिए हो जाए, ये नहीं कि अभी के लिए, हमेशा के लिए हो जाए। कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बन जाए तो फिर क्या दिक्कत है। एक बार कॉन्सेप्ट बनाना होता है, जितना जद्दोजहद होता है सब एक बार के लिए होता है। तो चलिए, एक चीज होता है आपका एमीटर, दूसरा होता है वोल्ट मीटर और तीसरा होता है मल्टीमीटर। पढ़ाए थे क्या? नहीं सर। चलिए, वोल्ट मीटर जो होता है इसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज को मापेगा। ठीक। Yes, एमीटर का मतलब क्या होता है, किससे मिलता जुलता है, एम्पियर से मिलता जुलता है। ऐसे भी याद रखो, एमीटर ए से एम्पियर ए से, इसका मतलब ये किसको मापेगा, करंट को मापेगा। मेरा बात yes, बाबू। और मल्टी तो बोलता नहीं कि तुम मल्टी टैलेंटेड हो। क्या छोटी? आप मेरा आवाज आपके पास जाता है? एकदम क्लियर आता है। क्या है, तुमको अपने आवाज पे शक है? नहीं सर, तो फिर हमको लगा आपके पास नहीं जाता है मेरा आवाज। नहीं तो मैं जवाब कैसे देता है? आप रुकने बोलते हो तो हम रुक नहीं जाते हैं क्या?
बोलते बोलते। अब सीधे बोलते हो कि सर सर सर, तब चुप रुक जाते हैं बोलते बोलते, ऐसे थोड़ी रुकते। चलिए देखिए, वोल्ट मीटर, फिर हो गया ए मीटर, और हो गया मल्टीमीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, अंदर भी लिख देगा। मल्टीमीटर ज्यादा बड़ा हो गया, तो मल्टीमीटर जो होगा, एमीटर जो होगा उसको हम ए ऐसे लिख देंगे, और आपका मल्टीमीटर जो होगा उसको हम जी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ना, तो आपका नाम से ही पता है कि किसको मापेगा, तो वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। और एमीटर मतलब क्या हो गया, एम्पियर से बना है, तो ये क्या करेगा, करंट का मेजरमेंट करेगा। और ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो ये दोनों जब मिल जाता है तो मल्टीमीटर बनाता है। मतलब मल्टीमीटर क्या है, एमीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है, दोनों मिल करके क्या बनाता है, मल्टी, मतलब कई सारा, मल्टी मतलब मिला जुला। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये करंट को भी मापेगा और वोल्टेज को भी मापेगा, दोनों को मापेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब देखिए एक चीज और, इसको जान लीजिए, यहीं से क्वेश्चंस क्या भैया, तो क्वेश्चंस कहता है कि अगर आपके ये वोल्ट मीटर है तो ये हमेशा, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे सर, हम देखो ऐसे क्या बताए थे, हम ऐसे, हम कहे थे ना कि सर ये देखिए R1 है, ये R2 है, ये कौन कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन कॉम्बिनेशन में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यस सर। बोलो। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है छोटी, वोल्टेज सेम होता है, बताए थे ना, बोलो ना। क्या सर? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यस सर। बोले थे ना। पकलोला पकलोला, हाँ बोलो। हाँ, वोल्टेज सेम होगा और करंट का डिवीजन होगा। हाँ भैया, ऐसे ना बोलो कि एकदम लगे कि सामने कुछ बोतल बैठा हुआ है, कुछ नहीं उसको याद आ रहा है, इतना बढ़िया से बताए थे, माफ करना। सर हाँ तो करंट क्या होता है, अच्छा ठीक, करंट क्या होता है, करंट का डिवीजन होता है ना। जैसे ही आप पैरेलल का बात करते हो बाबू, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ करंट डिवीजन होता है, करंट का क्या होता है, डिवीजन होता है, आप समझ चुके हो। और इस पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, जो यहाँ का बीच का वोल्टेज होगा वही यहाँ के बीच का वोल्टेज होगा, बीच में भी कोई रहेगा तो वो भी क्या होगा, इसका भी वोल्टेज सेम होगा। इसीलिए वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में। तो वोल्टेज ना मापना है, वोल्ट मीटर करता क्या है, वोल्टेज मापता है। इसी कारण से पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसी कारण से हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलली कंबाइन किया जाता है। सर 5 मिनट चाहिएगा था। अच्छा जा, है ना। तो यहाँ आपको हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका जो एमीटर है वो करंट का मेजरमेंट करेगा, तो हमेशा एमीटर जो होता है ना, वो क्या लगेगा, सीरीज में लगेगा। ठीक, हमेशा एमीटर सीरीज में लगेगा।
क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। जो सेम रहेगा उसी को ना मानेगा, जो अलग अलग रहेगा उसको थोड़ी मापेगा। जो सेम रहेगा पूरे सर्किट में उसी को मापा जाता है। इसलिए क्या होता है, एमीटर जो होता है वो करंट को माप लेता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, इसीलिए एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मापता है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक। और मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में आपका एमीटर भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। इसी कारण से मल्टीमीटर को आप सीरीज में भी लगा सकते हो या तो पैरेलल में भी लगा सकते हो, आप जैसे चाहो, क्योंकि वो करंट को ही माप रहा है उसी समय में, और वोल्टेज को ही माप रहा है उसी समय में। इसलिए सीरीज पैरेलल दोनों तरीके से लग सकता है। मेरा बात समझे क्या? यस सर। है ना? तो ये बेसिक्स है, इसको आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, मल्टीमीटर गैल्वेनोमीटर दोनों एक ही होता है लगभग। ये भी क्या करता है, सीरीज पैरेलल दोनों तरीके से लग सकता है, तो कैसे भी लग सकता है। ठीक। तो ये एमीटर भी काम करेगा, करंट को ही मापेगा और साइमल्टेनियसली वोल्टेज को ही मापेगा। तो कहता है इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज 0। तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या बता रहा है, 0, यानी कि IG जो है वो 0 बता रहा है। कहता है इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर नेग्लिजिबल। आपको बताए थे सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस खाता है, आपको बताया था ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला कहानी। इसका आंसर क्या होता है, डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस घटता है, बताए थे ना, बताए थे कि नहीं? हाँ, कह रहे हैं कि आपको आपके तरफ का गलत है, अब तो हम क्या कर सकते हैं। आपके तरफ का बारिश हुआ है तो ये होगा, नेटवर्क खराब होगा। कुछ सुन रहे मेरी हैं, कुछ तरफ सुन ही नहीं पा रहे। हाँ, तो मेरी तरफ का नेटवर्क थोड़ा सा ठीक है, आपके तरफ से गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो चलिए यहीं पर रख देते हैं क्लास, 8:45 भी हो गया है। ठीक है।